चले शुरू करेंगे। टॉपिक है लोक प्रशासन, कला या विज्ञान, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए आर्ट और एज ए साइंस। तो हम देखेंगे इसमें कि लोक प्रशासन विज्ञान कैसे है, विज्ञान कैसे नहीं है, उसी तरह से लोक प्रशासन कला कैसे है। लोक प्रशासन कला नहीं है, इसमें कोई डाउट, मतलब कोई इस तरह का डाउट नहीं है कि लोक प्रशासन कला है, तो वो तो है, उसके विपक्ष में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लोक प्रशासन विज्ञान है, इसके जरूर विपक्ष में भी तर्क हैं, या कई विद्वानों का मानना है कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। तो उसमें दोनों एंगल हम देखते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान है और लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। लेकिन लोक प्रशासन कला है, ये कहा जाए कि एक तरह से यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक सर्वमान्य सच्चाई है कि लोक प्रशासन कला तो है ही। कैसे है बस उसकी बात होगी। तो लोक प्रशासन कला या विज्ञान, आर्ट एंड साइंस। जैसा हम जानते हैं कि लोक प्रशासन दो भूमिकाओं वाला विषय है। लोक प्रशासन एक कार्य या प्रक्रिया भी है। दूसरे शब्दों में लोक प्रशासन का एक व्यवहार है, उसका एप्लीकेशन पार्ट है, जो व्यवहार में हम प्रशासनिक कार्यों को अपने चारों तरफ, अपने अड़ोस पड़ोस में लागू होते हुए देखते हैं। और दूसरा, लोक प्रशासन एक सब्जेक्ट है, या दूसरे शब्दों में लोक प्रशासन का एक थ्योरेटिकल एंगल भी है। एक सब्जेक्ट के रूप में इस विषय को हम स्टडी करते हैं। जो चीजें पढ़ रहे हैं वो व्यवहार में लागू हो रही हैं। जो चीजें व्यवहार में लागू हो रही हैं, लगभग वही चीजें हम लोक प्रशासन में पढ़ रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, लोक प्रशासन की ये दोनों भूमिकाएं एक दूसरे की पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे की। केवल थ्योरी की नॉलेज हमें हो, उसका एप्लीकेशन पता नहीं हो, तो कहा जाता है कि आपका आंसर बड़ा थ्योरेटिकल है, बुके से नंबर नहीं मिलते। या उसी तरह से हम केवल एप्लीकेशन पार्ट की बात करें, लेकिन उस एप्लीकेशन के पीछे थ्योरेटिकल एंगल क्या है वो हमें पता नहीं हो, तो भी हमारा आंसर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो दो भूमिकाएं हैं, दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। हम ये भी जानते हैं कि कार्य या प्रक्रिया के रूप में लोक प्रशासन उतना पुराना है जितनी पुरानी सभ्यता। जब से मानव सभ्यता का उदय हुआ, तब से प्रशासनिक कार्यों का अस्तित्व हम देखते हैं, लोगों के कल्याण विकास के काम देखते हैं। एज ए सब्जेक्ट उसका जन्म हुआ है 1887 में वुडरो विल्सन के प्रयासों के परिणाम स्वरूप। पहली किताब तो और बहुत बाद में आई, फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जब एल.डी. वाइट 1926 में इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम की किताब लेके आए, तो पढ़ना पढ़ाना तो बड़ा नया है। जो चीज़ें व्यवहार में लागू या घटित होती हैं, उनका जो एप्लीकेशन पार्ट है, आप देखेंगे किसी भी काम को सही तरीके से करना, ये अपने आप में एक आर्ट होता है, एक कला होती है। कोई भी काम हम आपको पढ़ा रहे तो ये भी देखिए कला है, व्यवहार में कैसे हम सही तरीके से आपको पढ़ा दें, एक एक चीज़ समझा दें, इतना आसान बना दें, बिना बोरिंग हुए टॉपिक की सब कुछ बैठ जाए आपके दिमाग में, तो देखिए आर्ट है।
हर आदमी अच्छा टीचर, अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग देखिए नॉलेज बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट भाई हम लोगों को कितनी नॉलेज है, एक से एक यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के प्रोफेसर देखें, 60 साल 70 साल, कितनी नॉलेज उनके सामने हम कुछ नहीं है। लेकिन क्या सारे लोग जिनको बहुत नॉलेज है सारे अच्छे टीचर हैं या हो सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं भाई, आर्ट है एक। इनफैक्ट आप देखिए कि कितने सारे आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी टॉप कर रहे हैं आईएएस के एग्जाम, स्टेट सर्विस के एग्जाम, और जब उनसे अगर कभी कहा जाए कि आप क्लास में आधा घंटे खड़े होकर बच्चों को पढ़ा दीजिए तो फेल हो जाते हैं। इतनी कठिन परीक्षा पास कर गए एक अच्छे आईएएस आईपीएस भी हो सकता है साबित हो जाएंगे, मतलब एक अच्छे प्रशासक भी साबित हो जाएंगे, लेकिन अच्छे टीचर, भाई हम अच्छे टीचर हैं, अब इसमें तो खैर डाउट नहीं है किसी को, लेकिन अच्छे प्रशासक तो भाई हम नहीं कर पाए परीक्षा पास। तो कला है भाई, अब जिसमें जिस चीज का गुण है, जिसको भगवान ने जो कला दी है, और भगवान ने कितनी दिया नहीं दी है, फिर हमने उसको निरंतर अभ्यास के द्वारा कितना फिर निखारा है, अपनी उस स्किल को कितना डेवलप किया है। तो स्किल डेवलपमेंट, तो व्यवहार में जो चीजें घटित हो रही हैं वो हमने कहा आर्ट है, स्किल है वहां। लोक प्रशासन चूंकि व्यवहारिक है, तो उस नजरिए से कहा जाता है कि लोक प्रशासन कला है, आर्ट है, एक स्किल है। लेकिन एक सब्जेक्ट के रूप में इसका अध्ययन अध्यापन भी हो रहा है, विज्ञान। और कोई जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, तो कितना सिस्टेमेटिकली उस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं, उसकी नॉलेज में कितनी डेप्थ है, उसकी थ्योरीज, उसके प्रिंसिपल्स कितने यूनिवर्सल हैं नहीं हैं क्या। तो एज ए सब्जेक्ट हम उसका मापदंड तय करते हैं, उसका जो एक पैरामीटर तय करते हैं वो है कि वो सब्जेक्ट साइंस है कि नहीं। साइंस या विज्ञान की परिभाषा बहुत बचपन से हमें पढ़ाई जाती है, विशिष्ट व व्यवस्थित ज्ञान, एक सिस्टेमेटिक अप्रोच या नॉलेज ही साइंस है। किसी भी विषय में जरूरी है ऐसा। अगर वास्तव में उस विषय को सही तरीके से हमें समझना है, तो जब तक वो सिस्टेमेटिक नॉलेज नहीं होगी, साइंटिफिक अप्रोच नहीं होगी, यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं होंगे, तो विज्ञान कैसे होगा। एज ए सब्जेक्ट भाई हम विज्ञान है कि नहीं, साइंस है कि नहीं, लेकिन एज ए एप्लीकेशन आस्पेक्ट, अप्लाइड आस्पेक्ट देखें तो आर्ट या स्किल हम में कितनी है या नहीं। क्योंकि हम जानते हैं कि सारे विषयों की दोनों भूमिकाएं नहीं होती हैं, तो अब या वो विज्ञान है या जो चीजें व्यवहार में हो रही कला है, हमारे विषय की दोनों भूमिकाएं हैं। दोनों भूमिकाएं हैं तो देखिए निष्कर्ष शुरू में ही दिख रहा है हमें कि वास्तव में निष्कर्ष हम लास्ट में टॉपिक के बाद यही निकालेंगे कि लोक प्रशासन दोनों है, कला भी है, विज्ञान भी है। व्यवहार में देखें तो कला है और विषय में देखें तो विज्ञान है। कारण की दोनों भूमिकाएं हैं, और शुरू से ही हम बता रहे हैं आपको कि व्यवहार में कला और विषय में विज्ञान। ये ओवरऑल हम बात कर रहे हैं लोक प्रशासन की दोनों भूमिकाएं, तो निष्कर्ष भी फिर यही निकलेगा कि दोनों है, लोक प्रशासन कला भी है, विज्ञान भी है। हाँ, किस तरह का विज्ञान है, फिजिकल साइंस है कि सोशल साइंस है, तो अब
उसमें फिर निष्कर्ष नेचुरल सी बात यही निकलेगा कि फिजिकल साइंस नहीं है, सोशल साइंस है, क्योंकि इतना तो हम जानते हैं कि लोक प्रशासन भाई अध्ययन का केंद्र बिंदु व्यक्ति है, समाज है, प्रशासन है। हम जड़ पदार्थों का अध्ययन नहीं करते फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे, हम तो भाई इंसानों की बात करते हैं। तो वो निष्कर्ष भी हमें शुरू में ही दिख जा रहा है टॉपिक के कि भाई विज्ञान है लेकिन भौतिक विज्ञान नहीं है, एक सामाजिक विज्ञान, एक सोशल साइंस है। बस इनके पक्ष विपक्ष के कुछ तर्क हैं जो यहां हमें जानने हैं। तो लोक प्रशासन की दो भूमिकाएं और उन्हीं दोनों भूमिकाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है कला और विज्ञान का। देखिए यहां स्क्रीन पे लोक प्रशासन विज्ञान है, कैसे है नहीं है, किस तरह का विज्ञान है। तो टॉपिक है लोक प्रशासन विज्ञान के रूप में, उसके पक्ष में भी तर्क हैं और उसके विपक्ष में भी तर्क है। विज्ञान का अर्थ आप देख रहे हैं विशिष्ट व व्यवस्थित या क्रमबद्ध ज्ञान, और ये हमने कहा बचपन से हमें बताया सिखाया जाता है। जो भी ज्ञान है, जो भी पढ़ते पढ़ाते हैं, बड़ा एक सिस्टेमेटिक हो ताकि समझ बेहतर ढंग से हो जाए, चीजें एक एक करके दिमाग में बैठ जाएं, हर पिछला टॉपिक और अगले टॉपिक से कारण परिणाम के रूप में जुड़ा हो। तो विज्ञान कैसे है लोक प्रशासन विज्ञान और कैसे नहीं है लोक प्रशासन विज्ञान। देखें यहां लोक प्रशासन विज्ञान है, इसके पक्ष में कुछ तर्क दिख रहे हैं स्क्रीन पे आपको। 6 पॉइंट, 6 महत्वपूर्ण पॉइंट है, कोई फिक्स नहीं है, ये कम ज्यादा हो सकते हैं। विज्ञान होने के पक्ष में जो कुछ महत्वपूर्ण तर्क हैं वो यहां हैं। तो सबसे पहला कि लोक प्रशासन का अध्ययन क्रमबद्ध ढंग से होता है तो इसलिए विज्ञान है। तो विज्ञान का जो अर्थ हम बात कर रहे हैं विशिष्ट एवं व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन या ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। और ये तो नेचुरल सी बात है कि हर विषय में होगा। कोई भी विषय 100 साल 200 साल पुराना है, उस विषय के जो विद्वान, जो स्कॉलर, जो थिंकर हैं, जिन्होंने रिसर्च की है, जो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, तो अब इतने मूर्ख तो नहीं है कि 100-200 साल का कोई सब्जेक्ट है और उसका वो एक सिस्टेमेटिक स्टडी नहीं करें। अठारह साल 20 साल से हम पब्लिक एडमिशन पढ़ा रहे तो हमने अपने अकॉर्डिंग पूरा एक सिलेबस अरेंज किया है। हमने कहा पढ़ाएंगे हम आपको पूरा सिलेबस, लेकिन तरीका हमारा अपना होगा। तो अब भाई हमने भी 18 साल में उस आर्ट को, उस स्किल को देखा, सीखा है और एक्सपीरियंस के बेस पे अपने अकॉर्डिंग हमने उसको एक सिस्टेमेटिकली डिजाइन किया है कि कब कौन सा टॉपिक हम आपको पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, ताकि चीजें आपको ज्यादा बेहतर ढंग से समझ में आए। बहुत सारे टॉपिक आगे के ला के हम यहाँ डिस्कस कर ले रहे हैं, बहुत सारे यहाँ के अभी तक तो नहीं, लेकिन जरूरत है तो बहुत सारे यहाँ के टॉपिक बाद में डिस्कस करें। तो अब हमारा भी भाई 18-19 साल का, 25 साल का एक्सपीरियंस है। हम बात ही कर रहे हैं कि व्यवहार में जो चीजें हैं वो कला, स्किल है, वहाँ आर्ट है। भाई सबके पास अपनी हो सकती है, नहीं भी हो सकती हर आदमी के पास हर स्किल, लेकिन एज ए सब्जेक्ट जब हम देखें तो भाई सिस्टेमेटिक स्टडी जब हम करते हैं, लोक प्रशासन में भी होती है सिस्टेमेटिक स्टडी, और हर विषय में, ऐसा नहीं कि केवल लोक प्रशासन में ही। भाई हमने लोक प्रशासन का अर्थ पढ़ा, फिर उसका स्कोप पढ़ा, फिर उसका नेचर पढ़ा, फिर इंपॉर्टेंस पढ़ा, तो एक सिस्टेमेटिक स्टडी तो कर ही रहे हैं हम। तो क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन है, तो इस नजरिए से लोक प्रशासन विज्ञान है। दूसरा देखिए, लोक प्रशासन मूल्यों से दूर है और तथ्यों पर बल है।
अब भले ऐसा नहीं हो, लेकिन एक दौर ऐसा था कि जब हमने लोक प्रशासन को पूरी तरह से मूल्यों से दूर कर दिया था और केवल तथ्यों की बात की थी। तो उस दौर के लिए तो ये बात सही है। आज के लिए भले वो सही नहीं हो, तो अभी हम पक्ष में बात कर रहे हैं, विपक्ष में भी करेंगे बात। स्पेशली देखिए, लोक प्रशासन के विकास का जो शुरुआती 50 साल का समय 1887 से शुरू करते हुए 1937 विल्सन से लेके हेनरी फ्योल, लूथर गुलेक, लिंडल उर्बिक तक, तो वो 50 साल का समय जब हमने पूरी तरह से प्रशासन को मूल्यों से दूर कर दिया, केवल तथ्यों की बात की। किसी भी विषय के विज्ञान होने की एक जरूरी शर्त होती है। रॉबर्ट डहेल ने 3 शर्तें बताई प्रशासन के विज्ञान होने की। यहां देखें तो रॉबर्ट डहेल 3 शर्तें बताई उन्होंने प्रशासन के विज्ञान होने के लिए। पहली शर्त की उस विषय में मूल्य नहीं होने चाहिए, तो वही हम बात कर रहे हैं कि नहीं है लोक प्रशासन में मूल्य। स्पेशली लोक प्रशासन के जन्म और विकास के शुरुआती 50 साल नहीं थे लोक प्रशासन में मूल्य, केवल हमने तथ्यों की बात की, फीलिंग से एकदम दूर कर दिया प्रशासन को। तो उस लिहाज से लोक प्रशासन विज्ञान है। तीसरा देखें, भविष्यवाणी की संभावना है। ये रॉबर्ट डहेल के अकॉर्डिंग दूसरी शर्त है कि उस विषय में भविष्यवाणी की गुंजाइश होनी चाहिए। हम अनुमान लगा सकें व्यवहार का पूर्वानुमान या भविष्यवाणी, कौन क्या करेगा, नहीं करेगा, कैसे करेगा। जितने फिजिकल साइंस है उन सब में होता है, उनमें वैल्यूज नहीं होते, वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। जूलॉजी, बॉटनी वगैरह हो, तो जनरली वो जड़ पदार्थों का अध्ययन करते हैं, या अध्ययन की जो विषय वस्तु है उनकी अपनी फीलिंग्स नहीं होती हैं, तो हम उनके व्यवहार का अनुमान लगा पाते हैं, भविष्यवाणी कर पाते हैं कि सेब पेड़ से टूटेगा तो जमीन पे गिरेगा। लोक प्रशासन में भी जब मूल्य नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई फिर ये भी जड़ हो गया, तत्व हो गए, तो यहां भी हम भविष्यवाणी कर लेंगे, अनुमान लगा लेंगे। ये सारी बातें जुड़ी हैं। स्पेशली वही जो मैंने बताया कि लोक प्रशासन के शुरुआती 50 साल से, और उसमें भी स्पेशली लोक प्रशासन के विकास के सेकेंड फेज से। अगला, लोक प्रशासन में सर्वव्यापी नियम और सिद्धांतों का विकास हुआ है। रॉबर्ट डहेल के अनुसार ये तीसरी कंडीशन है, तीसरी शर्त है किसी विषय के विज्ञान होने की। लोक प्रशासन के विकास के द्वितीय चरण में हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक जैसे थिंकर्स ने बहुत सारे प्रिंसिपल्स, बहुत सारी थ्योरीज डेवलप की और दावा किया कि उनके वो प्रिंसिपल, वो थ्योरी यूनिवर्सल है, हर जगह देश काल में समान रूप से लागू होते हैं। हायरार्की हो, पोस्टकॉर हो, यूनिटी ऑफ कमांड हो, स्पान ऑफ कंट्रोल हो, बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल। उनके सर्वव्यापी होने के दावे किए गए और विज्ञान होने की एक जरूरी शर्त भी होती है, तो उस लिहाज से भी लोक प्रशासन विज्ञान है। अगला, अध्ययन की वैज्ञानिक विधियां, पद्धतियां, तो अब ये भी हम रिसर्च करते ही हैं, एक्सपीरियंस से सीखते हैं, तो साइंटिफिक मेथड्स, अप्रोचेस होती हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने एफ.डब्ल्यू. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत दिया। बहुत सारी वैज्ञानिक बातें करी, पर्ट, सीपीएम, समय अध्ययन, गति अध्ययन, बहुत सारी वैज्ञानिक विधियां, पद्धतियां जिनका हम भी यूज करते हैं। और आजकल तो खैर अब कहने क्या जमाना ही है साइंस टेक्नोलॉजी का, आईटी का, तो वो कोई भी सब्जेक्ट हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो आजकल तो एक से एक
नवीन प्रौद्योगिकी तकनीक का योग हर फील्ड में हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी हो रहा है बड़े पैमाने पे। और प्लस देखिए वही उसी से जुड़ा हुआ पॉइंट कि नए नए रिसर्च एक्सपेरिमेंट हो ही रहे हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने मिडवेल एक्सपेरिमेंट किए, बेथलेहम एक्सपेरिमेंट किए, एल्टन मियो ने हॉर्थॉन एक्सपेरिमेंट किए, फ्रेडरिक हर्जबर्ग या कई सारे विद्वान, और आजकल तो खैर अब कहने क्या हमने कहा, तो 21st सेंचुरी है, इतने सारे नए नए रिसर्च हैं। किसी भी सब्जेक्ट के साइंस होने के ये कुछ जरूरी पैरामीटर्स हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये चीजें शामिल हैं। इस आधार पे हम ये दावा करते या कह सकते हैं कि लोक प्रशासन भी एक विज्ञान है। जो ये पक्ष में तर्क हैं, कई तर्क ऐसे हैं जो लोक प्रशासन के विकास के द्वितीय चरण से जुड़े हैं, और इसीलिए हमने लोक प्रशासन के विकास का जो सेकेंड फेज था 1927 से 37, उसमें लोक प्रशासन, या लोक प्रशासन नहीं कहना चाहिए मुझे, प्रशासन को विज्ञान की संज्ञा दिलाई थी। कुछ अब उसके विपक्ष में भी तर्क हैं कि नहीं, गलत बात है, ये लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। स्क्रीन पे कुछ विपक्ष में तर्क देख रहे हैं आप, और ये लगभग पॉइंट उन्हीं की काट है जो हमने पक्ष में तर्क दिए हैं। विपक्ष के तर्क लगभग उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स के अपोजिट हैं, काट रहे हैं उनको। पहला पॉइंट देखिए कि लोक प्रशासन की अवधारणा आदर्शात्मक है, ये नॉर्मेटिव ज्यादा है। भाई लोक प्रशासन का उद्देश्य है जनता का हित, वेलफेयर, तो स्वाभाविक सी बात है जो ये चीजें हैं, जनता का हित हो, लोक कल्याण हो, सबका साथ सबका विकास हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी इस तरह के बातें, लोग आ गए, लोगों का हित आ गया, तो मतलब अब हम आदर्श चीजों की बात करने लगे। क्या होना चाहिए, हर आंख से आंसू पोंछना है, सबका कल्याण करना है, कोई भूखा नहीं रहे, आदर्श बातें हो रही हैं, आदर्श बातें हो रही हैं, वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, संवेदनाएं, सब एक दूसरे से जुड़ी चीजें हैं। कई बार हमें नियम कानूनों से परे जाके काम करना पड़ता है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। फिजिकल साइंस में नहीं है इन सब चीज़ों की ज़रूरत, ना आदर्शों की, ना वैल्यूज़ की, ना भावनाओं, संवेदनाओं, फीलिंग्स की। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इन चीज़ों से दूर रह के काम कर सकता है? कभी हम उसका जो पर्पज है वही पूरा नहीं कर सकते। तो लोक प्रशासन भले व्यवहार में लागू हो रहा है, लेकिन व्यावहारिक के साथ साथ ये आदर्शात्मक है। व्यवहार में हमें किन आदर्शों को प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करना है, और जो आदर्श प्राप्त किए जाने हैं जनता के हित से जुड़े हुए, उसमें मशीनी होके रह पाना संभव नहीं है। तो फिर लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। उसी से जुड़ी हुई बातें हैं कि नैतिक मूल्यों, मानवीय व्यवहारों को हम छोड़ नहीं सकते एडमिनिस्ट्रेशन में, उन पर ध्यान देना जरूरी है। अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले इंसान होंगे, और जिनके लिए चलाया जाएगा वो भी इंसान ही है। तो कैसे हम मानवीय मूल्यों, मानवीय व्यवहारों को नजरअंदाज कर सकते हैं? संभव नहीं है ये कर पाना। और हम जानते हैं कि लोक प्रशासन के शुरू के 50 साल के बाद का जो डेवलपमेंट हुआ, तो इन्हीं चीजों पे बल दिया गया। 1939 में एल्टन मियो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी लेके आए, मानव संबंध सिद्धांत, तो उन्होंने उसी समय ये बातें कह दी, और आज तक अब हम कह रहे हैं ये बातें कि जब तक वैल्यूज नहीं होंगे, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी नहीं होगी, फीलिंग्स नहीं होंगी,
कैसे वेलफेयर कर पाएंगे, कैसे लोगों का कल्याण विकास कर पाएंगे, जो समाज का डिप्राइव क्लास है, वीकर सेक्शन है, कैसे उसको समाज के मेन स्ट्रीम में हम जोड़ पाएंगे। और जब मूल्यों की बात होगी, मानवीय व्यवहार की बात होगी, तो अनिश्चितताएं हो जाएंगी। मानवीय व्यवहार बहुत परिवर्तनशील है, समय समय पर लोग बदल जाते हैं, मिनटों में सेकंडों में लोगों के व्यवहार, उनके एटीट्यूड चेंज हो जाते हैं। सिलेक्शन के पहले सारे लोग दम भरते हैं कि हम सबसे ईमानदार आदमी दुनिया के, तो देशभक्त, तो ये वो, जैसे ही सिलेक्शन हो गया रातों रात मिनटों में रिजल्ट आने के सेकंडों में एटीट्यूड चेंज हो जाता है। इतना परिवर्तनशील व्यवहार होता है व्यक्ति का। मूल्य सबके लिए अलग अलग हैं, हमारे वैल्यूज कुछ और हैं, आपके कुछ और, किसी और के कुछ और हैं। कैसे भविष्यवाणी करें हम, कैसे सर्वव्यापी नियम बनाएं हम। अमेरिका के प्रिंसिपल भारत में कैसे चलेंगे, भारत की अमेरिका में नहीं चल सकते। यूपी की चीजें कर्नाटक में कैसे चलें, और केरल की चीजें बिहार में कैसे चलें। लोग अलग हैं, परिस्थितियां अलग हैं, उनके वैल्यूज अलग हैं, उनका कल्चर अलग है, उनके फीलिंग से लेके सब कुछ। तो जो मूल्य हैं, जो व्यवहार है, ये समय और परिस्थिति सापेक्ष होता है। बहुत तेजी से इसमें बदलाव देखने को मिलते हैं। तो फिर भविष्यवाणी कर पाना, व्यवहार का अनुमान लगा पाना, सर्वव्यापी नियम सिद्धांत बना पाना बड़ा कठिन हो जाता है। अगला देखिए वही कि सर्वव्यापी नियम और सिद्धांत नहीं है। गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन के नियम तो अब वहां संभव है, क्योंकि वहां वस्तुएं हैं, जड़ पदार्थ हैं, कोई उनकी फीलिंग्स नहीं है, कोई वैल्यूज नहीं है। लोगों के बीच में कैसे पॉसिबल है ये? एक जैसे नियम कि वो अमेरिका में भी चलेंगे, वो नॉर्वे में भी चलेंगे, वो लैटिन अमेरिका में भी, वो साउथ अफ्रीका में भी, और वो यूरोप, एशिया में, चाइना में भी, भारत में भी। अब चाइना में भी वही नियम, और भारत में कैसे पॉसिबल है? सिंगल चाइल्ड पॉलिसी चाइना में चल सकती, भारत में कैसे? कैसे हम ऐसे यूनिवर्सल लॉज बना लें, प्रिंसिपल बना लें, जो कहीं नहीं हर देश में हर परिस्थिति में समान रूप से चल जाएंगे? फ्योल गुलिक ने जो नियम दिए द्वितीय चरण में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डेवलपिंग कंट्रीज आई, फेल हो गए नियम। इसीलिए कि परिस्थितियां अलग हैं, जरूरतें अलग हैं। वैज्ञानिक विधियों पद्धतियों का अभाव है, नो डाउट। अगर आज से 50 साल पहले की बात करें, तब से अब का कंपेयर करें, तो हम कैसा कह रहे हैं कि भाई बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, वैज्ञानिक विधियां हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर हम फिजिक्स केमिस्ट्री से कंपेयर करें तो पता लगेगा कि हम कितने पानी में हैं, या कितने वास्तविकता क्या है। तो अगर हम फिजिकल साइंस से कंपेयर करने बैठ जाएंगे, तब उनकी तुलना में तो कुछ नहीं है हमारे पास। कितने रिसर्च यहाँ हो रहा है, कितने साइंटिफिक टेक्निक, कितने टूल्स हमारे पास हैं, और कैसे होंगे अल्टीमेटली घूम फिर के बात वही है कि इंसान का अध्ययन है ये, उसके फीलिंग्स का, उसके व्यवहार का अध्ययन है। तो कितनी यहाँ मशीनी चीज़ों का आप यूज कर पाएंगे? बात कर रहे हैं हम आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वो, फिर भी यही कहते हैं कि भाई कितना भी वो चीज़ें हो जाए, कंप्यूटर, एआई, लेकिन फिर भी वो दिमाग, मानव के दिमाग का, मानव का सप्लीमेंट नहीं हो सकते। वो कॉम्प्लीमेंट भले हो जाए, लेकिन उनका स्थान तो नहीं ले सकते वो। क्षेत्र इतना बड़ा है, इतना विविधताओं से भरा है, कि इसलिए भी इसमें कुछ ऐसे सर्वव्यापी नियम बना पाना, प्रिंसिपल यूनिवर्सल, बड़ा कठिन है। एक एक आदमी का कल्याण, विकास, एक एक आदमी की चिंता, अब एक एक आदमी की सोच अलग, कैसे
तो विपक्ष में भी बहुत सारे तर्क दिए गए हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। इवन कई स्कॉलर्स का कहना है कि ना है और ना ये कभी बन सकता है विज्ञान, कारण कि अध्ययन का केंद्र बिंदु व्यक्ति है, समाज है। और ये केवल पब्लिक एडमिशन के साथ नहीं है, वो कोई भी सोशल साइंस का सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, सब में वही दिक्कत है। सोशल साइंस, इसीलिए हमने वो कैटेगराइजेशन किया फिजिकल साइंस और सोशल साइंस का। फिजिकल साइंस भौतिक विज्ञान जैसा नाम ही है, भौतिक वो उस तरह की बातों की स्टडी करते हैं और ये सामाजिक तो ये इस तरह की बातों की स्टडी करते हैं। दोनों की कैटेगरी अलग है, कहने को दोनों विज्ञान है, लेकिन अब हम कहें कि वो जो सोशल साइंस है वो फिजिकल साइंस के समान है तो नहीं, और या उल्टा तो वैसा भी नहीं। तो घूम फिर के निष्कर्ष फिर यही निकलता है कि लोक प्रशासन विज्ञान है लेकिन फिजिकल साइंस नहीं है, भौतिक विज्ञान नहीं है, सामाजिक विज्ञान है, और इसे भौतिक विज्ञान बनने की जरूरत भी नहीं है, कारण की अध्ययन की विषय वस्तु ही एकदम अलग है। पक्ष में ही जो तर्क हैं तो कुछ और बात है कि आजकल देखिए वो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो बिहेवियरल अप्रोच हो, वो कंप्यूटराइजेशन हो, इन सब को आज हम बहुत ज़्यादा एडॉप्ट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, और इन सब के माध्यम से, जैसा हमने कहा एआई वगैरह, तो इन सब के माध्यम से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वैल्यूज कम हो, फीलिंग्स कम हो, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। कंपैरेटिव स्टडी करके कुछ ऐसे प्रिंसिपल बना लें जो अमेरिका के लिए भी ठीक हो, इंडिया के लिए भी ठीक हो। एलपीजी, ट्रिपल पी, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट कंपैरेटिव स्टडी के बाद, गुड गवर्नेंस की हर जगह के लिए भाई बेटर कॉन्सेप्ट्स हैं। तो जो ये सब नए डेवलपमेंट हैं, इन्होंने भी लोक प्रशासन को विज्ञान बनाने में बड़ी मदद करी है। हाँ, लेकिन फाइनली सच्चाई यही है कि हम सोशल साइंस हैं, फिजिकल साइंस नहीं है, और ना हमें भौतिक विज्ञान बनने की जरूरत है। रॉबर्ट डहेल, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट, जैसा पीछे भी हमने अभी जिक्र किया कि इन्होंने प्रशासन के विज्ञान होने के मार्ग में 3 समस्याएं बताई, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसी भी विषय के विज्ञान होने की 3 जरूरी शर्तें बताई। सर्वव्यापी नियम होने चाहिए, मूल्य नहीं होने चाहिए, और व्यवहार का पूर्वानुमान या भविष्यवाणी की संभावनाएं होनी चाहिए। रॉबर्ट डेल का कहना था कि जिस विषय में ये 3 शर्तें पूरी हो रही हैं वो विज्ञान कहलाने लायक है, और चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन में ये तीनों शर्तें पूरी नहीं हो पाती हैं तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को विज्ञान की संज्ञा देना कठिन है। रॉबर्ट डेल का स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं होगा, उसका विज्ञान का दावा करना खोखला है। क्यों? जब तक तुलनात्मक नहीं होगा तब तक उन 3 समस्याओं, 3 प्रॉब्लम्स जो हैं उनको हम समाधान नहीं कर पाएंगे, उनको सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे, और जब तक वो समस्याएं समाधान नहीं होंगी तब तक हम प्रशासन को विज्ञान की संज्ञा नहीं दिला पाएंगे। कंपैरेटिव स्टडी से हमें कुछ हेल्प होती है इन समस्याओं के समाधान में। डेवलपिंग कंट्रीज को कंपेयर करें, डेवलपिंग में ही एक स्टेट को दूसरे से कंपेयर करें, एक इंस्टीट्यूट, एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे से कंपेयर करें, बहुत बड़े पैमाने पर जब कंपैरेटिव स्टडीज की जाए तो उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि शायद कुछ ऐसे कंक्लूजन हमें मिले जिनके हम ज़्यादा यूनिवर्सल होने का दावा करें। हालांकि उसमें भी 100% एक्यूरेसी के साथ वो दावा नहीं कर सकते हम। हाँ, बस ये है कि हमें हेल्प जरूर हो जाती है इन समस्याओं के समाधान में। तो ये तो लोक प्रशासन विज्ञान है नहीं है उससे जुड़ी बातें। अब
लोक प्रशासन, कला है, उससे जुड़ी कुछ बातें, और लोक प्रशासन कला है तो मैंने कहा इसमें कोई वाद विवाद, कोई समस्या नहीं है। लोक प्रशासन कला है, ये सच्चाई है। सो बस इसके पक्ष में ही तर्क हैं कि कला कैसे है। इसके विपक्ष में सच कोई बड़ा इशू या मुद्दा नहीं है। तो लोक प्रशासन कला के रूप में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए आर्ट, कुछ पक्ष में तर्क यहां है स्क्रीन पे आपके सामने। ओवरऑल जो मैंने बताया आपको कि लोक प्रशासन एक व्यावहारिक विषय है। इस विषय में जो भी चीजें हम पढ़ते हैं उन्हें व्यवहार में लागू होते हुए भी देखते हैं, और कोई भी काम जो हम व्यवहार में करते हैं तभी कर सकते हैं जब उस काम को करने की हमारे पास स्किल हो। वो काम आर्ट बन जाता है, और कोई भी आर्टिस्ट जितना अपने उस आर्ट का निरंतर अभ्यास करता है उतना बेहतर तरीके से वो उस काम को संपन्न कर पाता है। तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हम चला रहे हैं, चलाते हैं ताकि उस आर्ट को हम सीख पाएं और ज़्यादा बेहतर ढंग से उस आर्ट को पूरा कर पाएं। ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है आजकल। तो देखिए, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार स्पेशली योजनाएं ही चला रही है। कितना फोकस और जोर है स्किल डेवलपमेंट्स के ऊपर। और किसी भी क्षेत्र में आप देखें, खिलाड़ी हो, कोई स्पोर्ट पर्सन है, कोई म्यूजिशियन है, कोई गायक वादक है, कोई कुश्ती खिलाड़ी, या कुछ भी आप देखें तो हर जगह कोई व्यक्ति अपनी कला का कितना अभ्यास करता है उसी से तय होता है कि वो अपनी कला में कितना माहिर है, कितना बड़ा कलाकार है। प्रशासन भी 30 साल 40 साल आप नौकरी करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे उतना अपनी उस प्रशासन की कला में आप माहिर होंगे। ट्रेनिंग से भी आपको सिखाया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट भी कराया जाएगा, और बाकी जितना अभ्यास करेंगे उतना माहिर। पढ़ाना हमने कहा एक कला है, जितना हर बैच में पढ़ाते जाते हैं उतना कुछ नए आइडियाज हमेशा होते हैं, उतना और हमें गुंजाइश लगती है कि अच्छा अब इसमें और ये रिफॉर्म कर लें और इस चीज को इस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं। तो कला है जो अभ्यास से सीखी जाती है, जिसका विकास होता है। पक्ष में तर्क हैं कला होने के। कला की भांति व्यक्तिगत गुण या नैसर्गिक प्रतिभा की आवश्यकता है। तो मैंने बताया कि भाई जन्मजात भी होती है कला, और अदरवाइज हम प्रशिक्षण के द्वारा भी उसका विकास कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट वही लिखा है कि कला की भांति प्रशिक्षण की और निरंतर अभ्यास की जरूरत है। बहुत सारे लोग 20-21 साल 22 साल में ही परीक्षा पास कर जाते हैं। भाई बाई बर्थ दिया है भगवान ने उन्हें वो आर्ट, वो स्किल। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 2 बार 4 बार मेहनत करके प्री पास होते हैं, मेंस पास होते हैं, फाइनली 30 साल 32 साल में, लेकिन हिम्मत नहीं हारते हैं, सिलेक्ट हो ही जाते हैं, तो वो डेवलप करते हैं। हम लोगों के देश में तो भाई वैसे भी जन्मजात प्रतिभाओं पे कुछ जरूरत से ज़्यादा ही हम लोग महत्व देते हैं। स्पेशली राजनीति वगैरह में तो देखिए कि वंशानुगत व्यवस्था कुछ ज़्यादा ही है हमारे देश में, कि बाप के बाद उसका बेटा, फिर उसका, यही चली आ रही है परंपरा। और नैसर्गिक प्रतिभाओं को हम तो विशेष रूप से मानते हैं। भले जितने निकम्मे हों वो, उसके बाद भी राजनीति हमने कहा सबसे अच्छा उदाहरण है कि कितने भी निकम्मे युवराज हों फिर भी उन्हीं में हम लीडरशिप क्वालिटी खोजते हैं। जीरो क्वालिटी हो फिर भी
उनके अलावा देख ही नहीं पाते हैं। ट्रेनिंग का रोल होता है, फिर नैसर्गिक जन्मजात प्रतिभा है, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज फिर हम ट्रेनिंग अभ्यास के द्वारा भी या जो नैसर्गिक है उसको और बढ़ा सकते हैं। 2 साल 4 साल के बच्चे में देखिए कई बार हमें पता लग जाता है कि बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा खिलाड़ी खेलता है इसकी, या गाता है, या जो भी चीजें, तो बहुत सारे देखिए। कला की भांति क्रिएटिविटी की जरूरत है। नए नए आइडियाज आपके पास कितने हैं, कैसे अपने काम को आप ज्यादा बेहतर ढंग से संपन्न करते हैं। हर कला में ज़रूरत है। टीचिंग तो हमने कहा हमें यहाँ ज़रूरत, 24 घंटे दिमाग में ये चलता है कि और कैसे बेटर कर सकते हैं आपके लिए चीज़ें। एक एक स्लाइड हमने कहा तो कितना समय लगता है कि कैसे स्लाइड को डिजाइन करें, कितना मैटर रखें कि कम से कम चीज़ें हों और लेकिन बात सारी आ जाए उसमें। क्रिएटिविटी की ज़रूरत है। प्रशासन को चलाने के लिए भी क्रिएटिविटी चाहिए आपको। जितनी सरकार की योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं, कैसे जरूरतमंदों तक उनका फायदा पहुंचे, पहुंच ही जाए, कितना किस तरीके से आप उसमें क्रिएटिविटी अपना दिमाग लगा रहे हैं, लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए कितना आप काम कर रहे हैं। कला की भांति हमें चतुराई चाहिए है, कला की भांति हमें नई नई युक्तियां तकनीकें चाहिए है। कला की भांति प्रशासन का भी धीरे धीरे विकास हुआ है। कला देखिए 1 दिन 2 दिन में नहीं आती है, धीरे धीरे निखरती है, डेवलप होती है। प्रशासन भी धीरे धीरे डेवलप हुआ है। प्राचीन काल से आज तक या जिस सब्जेक्ट देखें तो उसमें भी 125 150 साल डेवलपमेंट चल ही रहा है अभी भी हमारा। तो एक तरह से कहा जाए जो किसी आर्ट का नेचर है वही नेचर यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का है, वही क्वालिटीज एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है। कला की भांति कुछ प्रिंसिपल चाहिए, हर कला के लिए भी कुछ तो होती हैं, नियम कानून सिद्धांत। यहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी हम देख रहे हैं। लोक प्रशासन की प्रक्रियाएं भी समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तनशील हैं। कला में भी हमें अप टू डेट रखना है, अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से नए नए आविष्कार करने हैं, इनोवेशंस करने हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी करने हैं। इन सारे तर्कों के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर हम किसी आर्ट का नेचर, उसकी डिमांड्स, उसकी क्वालिटीज देखें और एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर, उसकी डिमांड, उसकी क्वालिटीज देखें तो लगभग इक्वल है। और इस आधार पे हम बिंदास ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लोक प्रशासन भी एक कला है। और इसमें हमने कहा कि किसी को किसी तरह का डाउट भी नहीं है, क्योंकि ये तो सच्चाई है, व्यवहार में तो लोक प्रशासन कला है ही। देखिए एक विद्वान है ऑर्डबेटीड, उन्होंने कहा कि प्रशासन एक ललित कला है। तो हमने स्वीकारा है इस बात को कि प्रशासन कला है। निष्कर्ष है यहां आपके सामने। निष्कर्ष जैसा शुरू में ही हमने बताया कि लोक प्रशासन की 2 भूमिकाएं हैं। एक भूमिका में लोक प्रशासन कला है, दूसरी भूमिका में लोक प्रशासन विज्ञान है। तो निष्कर्ष यहां लिखा है कि लोक प्रशासन कला भी है और विज्ञान भी है, या लोक प्रशासन कला और विज्ञान दोनों है। सैद्धांतिक दृष्टि से विज्ञान है और व्यावहारिक दृष्टि से कला है। एज ए सब्जेक्ट अगर हम देखेंगे तो साइंस, और एज ए
एप्लीकेशन देखेंगे तो आर्ट। और उसी बात को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम इस तरह से भी कहते हैं कि लोक प्रशासन एक सामाजिक विज्ञान है। विज्ञान है, लेकिन विज्ञान में भी सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस है। तो 3 पॉइंट लिखे हैं निष्कर्ष के। लोक प्रशासन कला विज्ञान दोनों हैं। एज ए सब्जेक्ट विज्ञान है, एज ए एज ए एप्लीकेशन आर्ट है, कला है। और विज्ञान में भी, और क्लियर कर दें हम बात को, कि ये भौतिक विज्ञान नहीं है, सामाजिक विज्ञान है। इसे भौतिक विज्ञान बनने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि भौतिक विज्ञानों के अध्ययन की विषय वस्तु अलग है और लोक प्रशासन या किसी भी अन्य सामाजिक विज्ञान के अध्ययन की विषय वस्तु अलग है। लोक प्रशासन में जो लोग काम कर रहे हैं, लोग हैं जिनके लिए काम किया जा रहा है, वो लोग हैं, इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं। समाज के लिए काम हो रहा है, समाज में रहते हुए काम हो रहा है। तो सच्चाई है कि ये एक सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस है। तो ये टॉपिक है लोक प्रशासन कला या विज्ञान। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। कुछ नहीं पूछना है, सबको क्लियर है सब? बताइए, अपना ऑडियो ऑन करके बताइए, आप लोग क्लियर है सब? अच्छा अच्छा, धीरज आ गए हैं। धीरज, कैसा रहा बीपीएससी? कितने लोगों ने दिया है बीपीएससी का एग्जाम? अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। अच्छा, हो गए इन सबके इंटरव्यू? हम्म। हाँ हाँ हाँ, हो गया है उनका। अच्छा अच्छा। ओके। हम्म। हम्म हाँ, हमसे तो संपर्क नहीं किया किसी ने। हम्म हम्म हम्म। हम्म हम्म। सुभाष है, सुभाष का कैसा हुआ है? अच्छा, क्या सुभाष आज नहीं है क्या? आज? हम्म हम्म। श्वेता का कैसा हुआ है? श्वेता भी गई थी देने, और कौन कौन गया था? हम्म। अच्छा। और हर्षित ने दिया है? किसने दिया है? हर्षित ने नहीं दिया? अच्छा अच्छा अच्छा।
चलिए, तो एक टॉपिक तो ये हो गया। अब इसके बाद जो दो टॉपिक और हैं, अब ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये टॉपिक आज ही शुरू करूँ, क्योंकि ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हैं। विकसित और विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका, मुझे लग रहा है कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा लगेगा इस टॉपिक में। और इसके बाद फिर लोक प्रशासन का परिवेश है। ये दोनों टॉपिक इकोलॉजिकल अप्रोच पे बेस्ड हैं, जुड़े हुए हैं, और लगभग मुझे लग रहा है कि ये आज तो खैर नहीं ही हो पाएंगे, फिर कल भी हो पाएंगे। दोनों की नहीं टॉपिक इंडिपेंडेंट टॉपिक हैं। करें इस टॉपिक को। हाँ, हाँ, पूछिए क्या। हम्म। हम्म। नहीं, नहीं, यहाँ मूल्य का मतलब क्या बताए थे? यहाँ मूल्य का मतलब बताए थे फीलिंग्स, पसंद नापसंद। तो यहाँ मूल्य का जो हम लोगों ने, जब विल्सन के राजनीति प्रशासन द्वैत भाव की बात कर रहे थे, तो मूल्य तत्व द्वैत भाव, तो मूल्य का मतलब देखा था कि क्या होना चाहिए, व्यक्ति की पसंद नापसंद क्या है। यहाँ उसे हमने मूल्य कहा है। आप जो बात कर रहे हैं बेसिकली वो मूल्य वर्ड अब वैसे यूज कर लिया जाता है बोलचाल में, लेकिन बेसिकली वो मूल्य नहीं है, वो उसका फीचर कहें या उसका करेक्टर कहें, कि एक निश्चित द्रव्यमान या और जो जो चीजें आप बात कर रहे हैं किसी सब्सटेंस की, तो वो बेसिकली उसका करेक्टर है। और यहाँ वैल्यूज का मतलब हमने बात की है फीलिंग से, व्यक्ति की पसंद नापसंद से। करेक्टर जो है सबस्टांस का वो वही है, वही रहेगा, द्रव्यमान आयतन या जो भी चीज है, लेकिन फीलिंग्स वो एक जैसी नहीं रहेंगी, वो सबके लिए अलग अलग होंगी। इवन एक ही आदमी के लिए भी वो फीलिंग समय परिस्थिति के अकॉर्डिंग अलग अलग हो जाएंगी। तो यहाँ ये इशू है। क्लियर है या कोई डाउट है अभी भी? अच्छा, और किसी को कुछ पूछना है? चलिए बढ़ें, आगे बढ़ें फिर। उसमें भी कट करना पड़ेगा, एक बार स्टॉप करके फिर दोबारा करना पड़ेगा।